हेलो एवरीवन। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर। टोटल 70 मार्क का अपना पेपर होता है 3 आवर्स का, जिसमें आपके 5 सेक्शंस है। सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जो टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे आपके। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी जो है केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क का होता है ईच। और सेक्शन ई जो है 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, ऑन ट्रीटमेंट विद NH3 के साथ जब आप उसको ट्रीट करते हो, गिव्स वाई दे रहा है वो, विच ऑन हीटिंग, जिसको आप हीट करें देन इट गिव्स जेड व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। जेड को जब हम Br2 विद KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या दे रहे हैं, इथाइल एमाइन। हमें X आइडेंटिफाई करना है क्या है यहाँ पे। अब इस जो सीरीज हमें ऑफ रिएक्शंस दिया, हमें यहाँ क्लू दिया है, ये देखो इथाइल एमाइन। ये रिएक्शन कौन सी है अपनी, दिस वन इज हॉफमैन। ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, एमाइड जो है एमाइन में कन्वर्ट होता है। तो हमें अगर एमाइन दिया है और एमाइड लिखना है तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे क्या इंसर्ट कर दें, CO इंसर्ट कर दें। तो स्ट्रक्चर ऑफ जेड आपका आ जाएगा CONH2, ये आ गया एमाइड। अब Y को हीट करने से जेड आ रहा है तो Y क्या हो गया, और Y जो है हमारा कैसे आया है, X में अमोनिया। तो X में अमोनिया वाला पार्ट हमारा क्या होता है, RCOH है। RCOH में हमने अमोनिया डाला, एसिड विद बेस सॉल्ट फॉर्म होता है, RCOONH4 अमोनियम सॉल्ट आ जाता है। अमोनियम सॉल्ट में जब हम हीट करते हैं तो लॉस ऑफ वाटर हुआ यहाँ से और ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCONH2 पार्ट में। तो इट मीन्स Y वाला पार्ट अपना क्या है, ये अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि हीट करने से हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CCCONH4 आ गया ये। अब X में अमोनिया ऐड किया आपने तो ये आपका अमोनियम सॉल्ट Y आ रहा है, तो X क्या होगा यहाँ पे, CCCOOH। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन में हमें क्लू गिवन है, जिससे हमने बैक रिएक्शंस कर करके अपना जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फिर यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द प्रोपेनोइक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द नर्न्स्ट इक्वेशन इज दिस। हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, सेल पोटेंशियल Zn2 प्लस, नर्न्स्ट इक्वेशन दी है उसके लिए E0 Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059/2 लॉगरिथम ऑफ 1/Zn2 प्लस। ये इक्वेशन हमें नर्न्स्ट इक्वेशन दी है। द ग्राफ ग्राफ किसके इन बिटवीन है, ई सेल वर्सेस लॉगरिथम ऑफ Zn। अब यहाँ Zn क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम न्यूमरेटर में करते हैं, E0 Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059/2 लॉगरिथम ऑफ, अब यहाँ समझो, लॉग ऑफ 1/x मीन्स लॉग ऑफ x की पावर -1, और जो भी पावर में वही आगे आ जाएगा -1 log x। तो ये क्या बना हमारा, पहले हमने किया Zn2 प्लस पावर -1, और फिर -1 जब आगे आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 0.059/2 लॉगरिथम ऑफ Zn2 प्लस। अब ग्राफ देखो, ग्राफ इसके और इसके बीच में है, पॉजिटिव है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये पार्ट क्या होता है हमारा, स्लोप, और ये पार्ट क्या है, इंटरसेप्ट। तो E0 सेल इज द इंटरसेप्ट है, इट मीन्स ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ वाले कौन से हैं, 2 ही हैं अपने पास, A और D है। अब ये वाला ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इट डजेंट हैव एनी इंटरसेप्ट। यहाँ पे इंटरसेप्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, D इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। इन अ
reactant concentration is increased 5 times and the rate of reaction becomes 125 times. What is the order of this reaction? तो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, रेट लॉ का। तो सबसे पहले हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि A चेंजेस टू प्रोडक्ट वाला पार्ट है हमारा, एंड द रेट दैट इज इक्वल टू KA की पावर N। अब वो क्या कह रहे हैं? इन अ रिएक्शन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड 5 टाइम्स, इट मीन्स A बिकम्स 5 टाइम्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 125। यही कह रहे हैं ना। तो इट मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन ये हो गया 125 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट के, जब कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं उसकी 5 टाइम्स कर रहे हैं। 2/1 करें हम, डिवाइड करें तो ये हो गया 125 रेट अपॉन रेट के 5A की पावर N के, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 बाहर कर देते हैं, KA की पावर N KA की पावर N। अब यहाँ देखो ये पार्ट कैंसल्ड आउट, ये पार्ट कैंसल्ड आउट, तो लेफ्ट पार्ट क्या रह गया हमारा 125 5 की N, ये पार्ट रह गया 125 मीन्स 5 की 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5 की 3 दैट इज इक्वल टू 5 की N। बेस सेम हो तो पावर इक्वेट कर देते हैं, तो N कितना आ गया 3। अब क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? C इज द करेक्ट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं नेम द मेन प्रोडक्ट व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद AgCN। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? RX को जब आप AgCN के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। दिस वन इज कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड है तो साइनाइड आयन जनरेट नहीं होगा। ये क्वेश्चन वो हो गया KCN और AgCN वाला। अगर आप रिकॉल करो KCN में आयनिक नेचर है तो साइनाइड आयन इजिली जनरेट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स RCN। लेकिन ये कोवलेंट नेचर की होने की वजह से ये कैसे बॉन्डिंग करता है? थ्रू द लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है RNC। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट आएगा बेटा RNC, बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर ऑफ दिस एल्काइल है दिस AgCN, इट डज नॉट जनरेट साइनाइड आयन इजिली इन अ aqueous सॉल्यूशन। तो बॉन्डिंग कैसे होगी यहाँ पे? थ्रू अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस पे प्रेजेंट है, लाइक ये ऐसे और ये इस तरह से बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा? एल्काइल आइसो साइनाइड, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? B इज द करेक्ट ऑप्शन है। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड कंपाउंड इज एस्क्राइब टू। ट्रांजिशन metals, they behave as a catalyst. Why they behave as a catalyst? Because they show multiple oxidation state दिखाते हैं, they complex formation करते हैं because of the partially filled d orbital and form unstable reaction इंटरमीडिएट। कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में गए, हाई जब प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, वहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में गए और वहाँ से फिर वो दोबारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनने के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया था? कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड इज एस्क्राइब टू their ability to adopt multiple oxidation state because of the active participation of multiple oxidation state किस तरह दिखा रहे हैं? S and D electrodes they participate in the bond formation and the complexing ability because of the partially filled D orbital. So the correct option here is D. Then आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा। The D electronic configuration of chromium, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड देन द निकल। ये 4 एलिमेंट्स आपको दिए हैं, कोबाल्ट नहीं है यहाँ पे। 24, 25, 26, 28, ठीक है। एलिमेंटल में क्या हुआ इसका? 3d4 4s2, जनरल हम ट्रेंड लिख रहे हैं 3d5 4s2,
देन 3d6 4s2, और जितने यहाँ पे 20 में जितना भी ऊपर है 20 + 8, तो 8 जो है आपके डी में जा रहे हैं, 3d8 4s2। ऐसे ही देखो 6 है 5 है 5 है। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो जितने भी 20 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो आप कहाँ शो करोगे, डी में। अब इन्होंने दिए डाइवलेंट आयन, डाइवलेंट आयन मीन Cr2+ दिए इन्होंने हमें, Mn2+, Fe2+। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आता है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, तो 4, लाइक आप शेल देखो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल जो है डायरेक्ट कांटेक्ट के हैं सराउंडिंग में, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन नॉकिंग आउट करते हो तो हमेशा कहाँ से करेंगे, आउटर मोस्ट शेल से। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बच गया 3d4 3d5 3d6 3d8। ये आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन है, समझ आया। ये 4 5 6 8 कैसे आया। अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड निकल आर 3d4 3d5 3d6 3d8 respectively. Which of the following aqua complex, aqua means water, as a ligand complex will exhibit minimum paramagnetic behavior? पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो उसने कहा मिनिमम पैरामैग्नेटिक मीन्स लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था, आप इसको इस तरह से अरेंज कर लो बॉक्सेस में, तो आपको बेटर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितने अनपेयर्ड किस में हैं। लाइक 3d4, डी में 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड हो गए। 3d5 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 सिंगल फिलिंग के बाद देन द पेयरिंग स्टार्ट, अगेन द 4 अनपेयर्ड, एंड 3d8 में हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी हो जाता है क्वेश्चन। तो किसके पास मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3d8। 3d8 वाला केस कौन सा है अपना, निकल वाला। तो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ए। देन आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी with respect to reactant, the rate constant की वैल्यू हमें दी है, K की वैल्यू दी है 6 पर मिनट। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ़ वी स्टार्ट विद P, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.5 मोल पर लीटर, एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज, ये इनिशियल और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये दे रखी है इन्होंने 0.05 मोल पर लीटर। व्हेन वुड रीच द, आपको ये टाइम बताना है कब ये 0.5 से 0.05 रीच कर रहे हैं, तो ये टाइम आपको बताना है। अब फर्स्ट ऑर्डर का है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे, T इज इक्वल टू 2.303 बाय K लॉगरिथम ऑफ R0 बाय R। R0 न्यूमरेटर में जो लेते हैं वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, R इज द लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला पार्ट आएगा। T इक्वल टू 2.303 के दिए 6 दिए, लॉगरिथम ऑफ 0.5 अपॉन 0.05। इसको थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में, 0.5 डेसिमल हटा के 10 कर दूँ, बहुत ही बेसिक से। 0.05 है, डेसिमल हटा के 100 हो गया, 5 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 10। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे 10 आ जाएगा, तो ये हो गया अपना 2.303 बाय 6 लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये आ गया 1। 2.303 बाय 6, ये इतना पार्ट हो गया। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है आपका 0.384 मिनट। बट आप आंसर में देखो, आंसर में यहाँ पे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। कन्वर्जन फैक्टर लगाया है यहाँ पे हमने, सो 0.384 इंटू 60, ये आ रहा है हमारा 23.03
सेकेंड। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? 23.03 किस में आ रहा है? ए में। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। पहले एसिडिक स्ट्रेंथ समझते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इसको, टॉपिक को ही अपना। लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जैसे अभी इसी की फिनोल का ही ले लेते हैं हम, एसिडिक वाला पार्ट, OH H+ दिया तो ये आपका ये एनायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा? Ka एंड pKa। डेटाबेस आंसर की अगर हम बात करें, मोर आयनाइजेशन अगर हो रहा है, इसका मोर आयनाइजेशन है तो Ka वैल्यू हाई होगी और Pk वैल्यू कम होगी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। ओके, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादा आयनाइजेशन कब होगा? ज़्यादा आयनाइजेशन अगर मुझे इसका करना है, इसको H+ देना है क्विकली इसका इलेक्ट्रॉन लेके, तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे बढ़ेगी? विद द हेल्प ऑफ अ -I इफेक्ट ऑफ अ सब्सटीट्यूएंट। जो भी कंपाउंड के साथ -I इफेक्ट वाले सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड होंगे, लाइक NO2 ग्रुप, ठीक है। जितने ज़्यादा -I वाले ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतना ही जल्दी H+ को वो रिलीज़ कर देगा। नेक्स्ट फैक्टर ये वाले हमने डिस्कस कर लिया, अब इसकी बात करते हैं। अब ये क्या है? एनायन। एनायन क्या होना चाहिए? रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कराने के लिए, मोर आयनाइजेशन के लिए रिएक्शन क्या, एनायन का नेचर कैसा होना चाहिए? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए इसका। स्टेबलाइज्ड होगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होना चाहिए? वीक कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। रिवाइज हो गया सारा पार्ट। अब हम इस वाले पार्ट पे आते हैं। इन्होंने पहला कंपाउंड हमें दिया है, फिनोल दिया है। देन इन्होंने मिथॉक्सी वाला पार्ट अटैच किया है फिनोल के साथ, OCH3। देन सेकंड, नेक्स्ट में थर्ड में इन्होंने 2 नाइट्रो ग्रुप लगाए हैं, और नेक्स्ट वाले में इन्होंने फोर्थ में इन्होंने 1 नाइट्रो ग्रुप लगाया है पैरा पोजीशन पे। 1 2 3 4 कंपाउंड्स हो गए। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जितना ज़्यादा -I वाले ग्रुप होंगे उतना क्या होगा? एसिडिक करेक्टर मोर होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ यहाँ पे? 3। देन कौन सा हुआ? 4, क्योंकि इन्हीं में NO2- वाले ग्रुप हमारे I वाले ग्रुप लगे हुए हैं। अब मिथॉक्सी में क्या है? प्लस। तो इसके बाद कौन सा आएगा? थर्ड एंड फोर्थ के बाद हमारा कौन सा आएगा फिर? फिनोल इज मोर एंड देन द लीस्ट एसिडिक वन इज द मिथॉक्सी फिनोल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? 3 4 1 2। 3 4 1 2 इट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ इतना पार्ट? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट के में आता है ये स्टेप। क्या है स्टेप्स? क्रोमेट, दिस वन इज अ क्रोमेट आयन। इसका कलर क्या होता है बेटा? येलो इन कलर। pH बेस्ड स्टेप है। क्रोमेट आयन चेंजेस टू डाइक्रोमेट आयन, और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। अगर pH <7 एसिडिक कंडीशन है तो येलो से ऑरेंज जाएगा, बट अगर कंडीशन जो है बेसिक है, लाइक pH इज मोर देन 7, देन इट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। अब करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? इट कॉजेज द पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टू चेंज इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज टू येलो पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी? इट्स अबाउट द मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी होता है, मोलिकुलरिटी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बैलेंस्ड इक्वेशन की स्टोइचोमेट्री होती है, नेवर मोर देन 3, फ्रैक्शन 0 या नेगेटिव नहीं होगी, और ये एलिमेंटेरी रिएक्शन के लिए होती है। एलिमेंटेरी रिएक्शन इट मीन्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ये एप्लीकेबल होती है, एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ
मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर स्टेप की अलग स्टोइचोमेट्री होगी। तो मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं, देयर इज नो ओवरऑल molecularity of a reaction okay। अब वो कह रहे हैं molecularity of a reaction can be zero, fraction wrong, molecularity has no meaning for a complex reaction, molecularity of a हाँ, this one is not an experimental concept, rather it is a theoretical concept। reaction with molecularity theory are very rare but are fast। अब फर्स्ट मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नेवर बी ज़ीरो और फ्रैक्शन, मोलिकुलरिटी जो है वो कभी भी ज़ीरो या फ्रैक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम कह रहे हैं कि 0 moles ऑफ ए रिएक्ट विद द 0 mole ऑफ बी टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट। देन द मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लाइक हो गया ए से डी जा रहे हो, तो पहले ए से बी जाओगे, बी से सी, सी से डी जाओगे, तो इट मीन्स ये जो है आपका जो ये दिया है स्टेटमेंट, दिस वन इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट कि मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मोलिकुलरिटी जो हम करते हैं वो एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए करते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, रॉन्ग, इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। रिएक्शन विद मोलिकुलरिटी 3 आर वेरी रेयर बट आर फास्ट, नो, it's not always, that depends on the effective collisions and the proper orientation factor। so correct option यहाँ पे क्या हुआ बेटा, B। then next question, question number 11, amongst the following which react fastest with HCl and chloride, ये हमारा कौन सा हो गया, ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट में ल्यूकस रिएजेंट क्या हुआ अपना, ल्यूकस रिएजेंट हुआ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विथ कॉन्क HCl। आइसोमेरिक एल्कोहल्स के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर हीट। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट, क्लाउडीनेस या प्रेसिपिटेशन, टर्बिडिटी मीन्स प्रेसिपिटेशन पार्ट, टर्शरी टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे। अमंग द फॉर विच वन रिएक्ट फास्टेस्ट विद HCl एंड जिंक, ब्यूटेन 2-ol, ये ब्यूटेन 2-ol हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। प्रोपेन 2-ol एंड 2 पे मिथाइल, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। प्रोपेन 1-ol एंड 2 पे मिथाइल, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। एंड ब्यूटेन 1-ol, ये हो गया प्राइमरी। तो किस में फास्टेस्ट हुआ, ल्यूकास टेस्ट, टर्शरी अल्कोहल वाले केस में। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement about the denaturation given below are correct? Denaturation of protein causes loss of secondary and tertiary structure of protein, yes, correct है first statement। Denaturation leads to the conversion of double strand of DNA to single strand, correct, opening of the helicals। Denaturation अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, नहीं, डीनेचुरेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, जो कि एज सच रहता है, अमीनो एसिड का बेसिक अरेंजमेंट है। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ये, जिसमें फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है आपके। देन द क्वेश्चन नंबर 13, एजर्शन स्ट्रोंगर लिगेंड्स कॉजेज लार्जर स्प्लिटिंग, यस, ए जो है हमारा यहाँ करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज स्मॉलर देन आर, भी करेक्ट है। दैट इज डेल्टा टी, जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है वो होती है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ऑफ द एजर्शन पार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
देन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम, adjacent region, the boiling points of alcohols are much higher than those of alkane, haloalkane and ethers. alcohols का boiling point ज़्यादा है than that of the alkane, haloalkane और the ether part. क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो एजर्शन करेक्ट है यहाँ पे. स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन alcohols, reason भी correct है, and the explanation part is also correct. So the correct option here is A. Then question number 15. Vitamin C can be stored in our body. Vitamin C water soluble है, so wrong. It cannot be stored in our body. ये excrete out हो जाता है. Then reason, विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल एंड इज एक्सक्रीटेड आउट. एजर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है. एजर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16. ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन 47% ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज मेटा सब्सटीट्यूटेड. अब नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में देखो, एनिलीन ये पार्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं, ल्यूविस बेस के जैसे काम करते हैं. जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लोगे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में से H+ इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, एनिलीनियम आयन. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एनिलीनियम आयन. और ये जो एनिलीनियम होता है ये मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है, इसलिए वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन 47% ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अ मेटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. एजर्शन क्या है यहाँ पे, एजर्शन इज करेक्ट. रीजन की बात करें, ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एनिलीनियम आयन इज फॉर्म दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज आल्सो correct. So the correct option here is A. Both are correct and the explanation part is also correct. Question number 17. Question number 17 की बात करें, depression of freezing point of 0.01 molar aqueous acetic acid solution is this much. What is the pH of acetic acid solution assuming that molality is equal to the molarity? अब वो कह रहे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू IKFM. ये हमें दिए है. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया इन्होंने, 0.0204 दिया है. I हमें पता करना है कितना है. देन KF दिया है इसने 1.86 एंड मोलालिटी इन्होंने दिया 0.01. तो I कितना हो जाएगा, 0.02046 अपॉन 1.86 इंटू 0.01. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये आ रहा है 1.1. I जो है हमारा मोर देन 1 आ रहा है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, डिसोसिएशन हो रहा है. डिसोसिएशन हो रहा है तो ऐसे हम समझ लेते हैं कि मेरे पास AN यूनिट था और डिसोशिएट होकर उसने कितना दे दिया, एन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए दे दिया. तो ये इनिशियली 1 था, ये 0 हुआ, ये कितना हुआ 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया n अल्फा. ऐसे ही पार्ट आएगा. आई वेंट हो फैक्टर होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द रिएक्शन. तो आफ्टर टोटल कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा एंड द बिफोर इज 1 प्लस 0. ये टोटल, और ये इसका टोटल करोगे 1 प्लस 0 और इसका टोटल करोगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I क्या आ गया, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया तो ये हो गया n माइनस 1. I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1. अल्फा आ गया हमारा यहाँ पे I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा ये आ रहा है आपका अल्फा आ रहा है 0.1 के इक्वल. अब यहाँ पे देखो इन्होंने दिया क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू द C अल्फा. तो H+ पार्ट इन्होंने हमें दिया है C अल्फा. C कितना है क्वेश्चन में हमारे 0.01, अल्फा हमने निकाला 0.1, तो ये आ जाएगा हमारा 0.001
1 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब पीएच की बात करें, पीएच होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अ माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.001। 0.001 को सिंप्लीफाई करें तो ये 1/1000 हो गया। 1/1000 मीन्स इसको मैं ऐसे 10⁻³ लिख सकती हूँ या फिर 10⁻³ तो पी एच वाला पार्ट हो गया हमारा माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻³ और जब हम माइनस ये वाला पार्ट लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3 log 10। log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, तो आंसर आ गया हमारा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज द 3। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अब और वाले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में जो क्वेश्चन हमें दिए है वो कह रहे हैं 1 मोलर aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point. The solution has a boiling point of this much. Determine the Venthrop factor for the trichloroacetic acid. अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है हमें, डेल्टा टी बी पार्ट है दैट इज इक्वल टू आई के बी एम। आपको ये आई पार्ट कैलकुलेट करना है। बट यहाँ देखो द सॉल्यूशन हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है टी एस माइनस टी नॉट आई के बी एम। डेल्टा टी बी क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू द प्योर सोलवेंट, एलिवेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब टी एस इन्होंने दिया है हमें 100.8 और वाटर का बॉइलिंग कितना होता है 100। 273 करने की जरूरत नहीं बिकॉज कॉमन ही है दोनों में, तो कैंसिल आउट ही हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। आई पार्ट के बी हमें दिया है 0.512 एम, मोलैलिटी दी है 1, तो आई कितना हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 के इक्वल आ जाएगा। तो आई आ गया 0.8 अपॉन 0.512। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.56। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आई क्या आ गया 1.56 के इक्वल। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द मेन प्रोडक्ट एंड इट्स IUPAC नेम फाउंड व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगो नाइट्रेशन। क्लोरोबेंजीन है, इसका नाइट्रेशन करें, नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 विद सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेशन करने पे NO2 ग्रुप लगता है, Cl जो है अब कहाँ लगेगा पहले तो ये देखो आप, Cl ग्रुप, Cl का कैसा इफेक्ट है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी कि +R इफेक्ट है इसका, +R इफेक्ट। तो ये कहाँ डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है हमारा नाइट्रोनियम आयन, तो ये NO2 कहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे, ये Cl के विद रिस्पेक्ट। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम के लिए देखो ये क्या है हमारा क्लोरो, C से स्टार्ट है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फ़ाबेटिकल हम फॉलो करेंगे। ये क्या है नाइट्रो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अल्फ़ाबेटिकली, C को। 1 2 3 4 नेम क्या बना है इसका 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ एक चीज़ और समझो बेटा, नंबर्स के इन बिटवीन कोमा लगाते हैं, नंबर और लेटर्स के इन बिटवीन, अल्फ़ाबेट्स के इन बिटवीन में हाइफन लगेगा। देन नेक्स्ट है बी क्वेश्चन, बी पार्ट, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल, आइसो के लिए ध्यान रखो, आइसो मीन्स 7 पार्ट, द सेकेंड लास्ट कार्बन हैविंग अ 1 मिथाइल ब्रांच। तो ये हो गया आइसो या सेम होते हैं इसमें। प्रोप में आइस को हमने किसके साथ किया Na विद ड्राई एसीटोन। ये रिएक्शन कौन सी हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेलोएल्केन हेलोएरिन में है ये। दिस वन इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस Cl के प्लेस पे ये I आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अब हमें IUPAC नेम लिखना है। सो दिस वन इज 2-आइडो 1 2 3 2-आइडोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड नहीं लिखोगे बिकॉज ये कॉमन नेम है आइसो वाला, हमने IUPAC नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नर्न्स्ट इक्वेशन एंड फाइंड द EMF ऑफ द फॉलोइंग एट
298 केल्विन, आपको नर्न्स इक्वेशन लिखनी है और उसकी ईएमएफ निकालनी है और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। क्या क्या दिया है हमें यहाँ पे, ये देखो इस क्वेश्चन में 298 केल्विन टेम्परेचर दिया है और हमें सेल सेटअप दिया है Mg2+, ये एनोड है और ये कैथोड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या एनोड क्या कैथोड? अब इसका देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने का मतलब क्या है, ये कैथोड बनेगा और ये आपका एनोड बनेगा। तो ई नोट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, तो ये हो जाएगा 0.34 हाई वैल्यू माइनस में लो वाली वैल्यू -2.36, और इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐड ऑन करके ये आ जाएगा 2.70 वोल्ट। अब इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी है, नॉन्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0 इक्वल टू बेटा ये 0.059 अपॉन एन लोगरिथम ऑफ एनोड अपॉन कैथोड वाला आयन। ई नोट सेल कितना है 2.70 माइनस 0.059, एन कितना है, अब एन देखो मैग्नीशियम Mg से Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर कितना है Cu2+ से 2 Cu, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 2। लोगरिथम ऑफ एनोड वाला आयन कौन सा है मेरा, ये मैग्नीशियम वाला आयन है एनोड, और कैथोड वाला कौन सा है कॉपर। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिए है 0.001 एनोड का दिए है और कॉपर का दिए है सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है 00 है और इसमें 000 है 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं रिड्यूस फॉर्म में 0.001 अपॉन 0.0001, तो ये हो गया एक तरह से 1/1000 और ये हो गया 10,000 अपॉन 1, तो कैंसल्ड यानी कि 10, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 10, तो ये हो गया 2.70 माइनस 0.059 बाई 2 log ऑफ 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये एलिमिनेट हो गया यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा 2.70। इसको जब 0.059 को 2 से डिवाइड करोगे यार 0.0295 और सब्ट्रैक्शन करने पे ही आ जाएगा आपका 2.67 वोल्ट ई सेल सेल पोटेंशियल। देन आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर एंड हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। ग्लूकोज की अगर हम बात करें 6 मेंबर्ड है CHOH, फॉर दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ये देखो 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज में इन स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। कार्बोनाइल ग्रुप है, वो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है। 5 एल्कोहलिक ग्रुप है जिनमें से 4 जो हैं आपके 4 OH ग्रुप जो हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल हैं बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल है ये वाला, और एक ये वाला जो है ये लास्ट वाला ये क्या है, एक क्या है OH ग्रुप, ये प्राइमरी अल्कोहल है। यूजली 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन ग्लूकोज की रिएक्शंस के बनते हैं। अब इस 5 में से इसने कौन से पूछे हैं, इसने पूछा है एक तो ब्रोमीन वाटर वाला, कि जब हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ करें तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ करने से ये जो CH है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा CHO CHOH CH2OH ये पार्ट। अगर हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ करें, ये एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को शो कर रहा है इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ पे COOH CHOH CH2OH, इसे हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। देन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करें, हाइड्रोजन आयोडाइड वाला पार्ट कौन सा है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट लाइन। ग्लूकोज में आपने 6 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में दिखाना है, तो हम कौन सा करते हैं HI वाला, 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट लाइन। वन 2 3 4 5 6, तो ये हो गया N हेक्सेन। देन क्वेश्चन नंबर 21,
What type of structural isomerism is exhibited by the following compounds? आपको ये बताना है इनमें कौन से structural isomerism possible हैं. Same molecular formula but different structure, structural isomer कौन कौन से हैं? कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर कोऑर्डिनेशन उसमें करते हैं हम? आयनाइजेशन आइसोमर करते हैं. और कौन सा करते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर. अभी ये दो यहाँ पे यूज़ हो रहे थे, दोनों को ही मैं मेंशन कर रही हूँ. ठीक है. अब देखो आयनाइजेशन आइसोमर वाला देखो, जिसमें डिफरेंट आयनाइजेबल पार्ट हो. तो ये वाला हमारा ए हो गया और ये हमारा बी के लिए हो गया. CrNH3 5Cl SO4. अगर यहाँ पे आप बेरियम क्लोराइड टेस्ट करोगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट के आएंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ अ सल्फेट आयनाइजेबल पार्ट. काउंटर आयन यहाँ पे सल्फेट है. सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ये नहीं देगा. AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, बिकॉज वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये कौन सा आइसोमर हुआ यहाँ पे? आयनाइजेशन आइसोमर, बिकॉज दे हैव डिफरेंट आयनाइजेबल पार्ट. लाइक इसका अगर हम आयनाइजेशन आइसोमर बनाएं CrNH3 5 के यहाँ पे हम कर दें SO4 और ये Cl बाहर कर दें. अब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होगा और AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे. अब एक चीज़ यहाँ पे देखो बेटा, जो सल्फेट है वो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इट बिहेव्स एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड. मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करे. क्यों बिहेव करे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 अमोनिया. पावर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके विद रिस्पेक्ट जो सल्फेट है यहाँ पे एज ए यूनिडेंटेट बिहेव करे. इट डजंट बिहेव लाइक अ ये क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड. तभी तो आपको देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 5 + 1 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर है. ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा. इसमें अमोनियम 5 अमोनियम की प्रेजेंस में जो सल्फेट है वो एज अ यूनिडेंटेट लिगेंड बिहेव कर रहा है. देन द बी पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन रहा है. कोऑर्डिनेशन आइसोमर CrNH3 6 COCN6. जस्ट मेटल वाला पार्ट इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा CONH3 6 और ये हो गया यहाँ पे CrCN6. सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. अ मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग अ कंपोजिशन ऑफ दिस हैज़ बीन आइसोलेटेड इन 2 फॉर्म्स. क्या है? मेटल कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन उसने दी है अभी फार्मूला नहीं लिखते हम, सिंपल कंपोजिशन लिखते हैं. CrNH3 4 Cl2Br. अब वो कह रहा है इट हैज़ बीन आइसोलेटेड इन 2 फॉर्म्स. इसको 2 फॉर्म्स में आइसोलेट किया है, A एंड B में. द फॉर्म A रिएक्ट्स विद AgNO3. जो फॉर्म A है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट दे रही है, एंड दीज वाइट प्रेसिपिटेट्स आर सोल्यूबल इन अमोनिया. ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या है? अमोनिया सोल्यूबल है. Whereas B gives a, B जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर आप B को कर रहे हो बेटा, तो ये क्या दे रहे हैं? पेल येलो कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहे हैं, प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, विच आर सोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया पार्ट. ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में सोल्यूबल है. आइडेंटिफाई A एंड B. तो आपको फार्मूला ऑफ A एंड B लिखना है. अब वाइट प्रेसिपिटेट की हम बात करें तो वाइट प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं? AgCl के. और येलो वाले प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं? AgBr के. इट मीन्स इसमें आयनाइजेबल पार्ट, A वाले में आयनाइजेबल पार्ट हमारा क्या होगा? Cl होगा. तो इसका फार्मूला क्या बना? CrNH3 4 ClBr. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और एक Cl हमने बाहर कर दिया. B का फार्मूला क्या होगा? इसमें AgBr बन रहा है, तो यहाँ पे आयनाइजेबल पार्ट हमारा क्या है? Br. तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? यहाँ पे Br वाला पार्ट आएगा. ये इस तरह से आ गई.
आयनाइजेबल पार्ट दोनों का डिफरेंट हो गया। अब वो कह रहे हैं स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन ईच केस। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही केस में क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी दोनों ही केस में, हेड्रल ज्योमेट्री। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे देखो Cr कितने आयन उसमें है, Cr दैट वन इज प्रेजेंट इन Cr3+, क्रोमियम होता है 3d4 4s2, Cr3+ हो गया 3d3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे यहाँ पे 3। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई यहाँ पे 3 + 2 5 × 3 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 करें तो 3.87 बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का ही। वो कह रहे राइट द IUPAC नेम। अब कंपाउंड हमें दिया है CONH3 4H2O Cl2। ये मेटल हो गया और मेटल के इधर जितना भी पार्ट हैं ये हमारे लिगेंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अमोनिया एमाइन, वाटर एक्वा, Cl क्लोराइडो। अब ये ए से, ये भी ए से, नेक्स्ट लेटर देखो इसका M है इसका Q है, तो M कम फर्स्ट तो यहाँ से हम करेंगे। दूसरा पार्ट ये अमोनिया जो है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स के लिए हम क्या लेंगे टेट्रा। और जब भी हम नेम करते हैं कैसे करेंगे, नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, देन नेम ऑफ मेटल सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन ब्रैकेट में, एंड देन लास्ट में नेम ऑफ काउंटर आयन। और काउंटर आयन के नेम में डू नॉट यूज डाई ट्राई टेट्रा पार्ट, ठीक है, यहाँ 2 है तो हम डाई यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो नेम ऑफ लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में हम इसका नेम करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एमाइन कितने हैं 4 हैं, तो टेट्रा एमाइन हो गया। देन क्या आ रहा है ए से वाटर वाला पार्ट एक्वा, एक सिंगल वर्ड के उसमें लिखेंगे नो स्पेसिंग। देन सी क्लोराइडो हो गया लिगेंड का नेम। अब मेटल क्या है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2 Cl ये रहे 1 Cl ये रहा। अगर आपको नहीं आते निकालना तो यहाँ हम समझ लेते हैं। अब देखो 2 Cl बाहर रखे हैं तो इसका मतलब मेटल यहाँ पे कितना हुआ NH3 4H2O Cl, 2 Cl बाहर है तो इट मीन्स स्फीयर पे इस ब्रैकेट के ऊपर +2 होगा, बिकॉज 1 Cl -1 है, 2 Cl हुए तो कितना हो गया -2, तो -2 + 2 न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, लेट इट बी X। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, NH न्यूट्रल है 4 × 0, वाटर पे भी कोई चार्ज नहीं होता है तो 1 वाटर है 0, Cl 1 है और चार्ज कितना होता है -1, ब्रैकेट पे कितना चार्ज है +2, तो X - 1 = 2, X = 3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ गई 3। 2 Cl लगे हैं बट लिखना हमें क्लोराइड ही है, डाई क्लोराइड नहीं लिखोगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शनल वाले का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जस्टिफाई द फॉर्मेशन ऑफ अ लो स्पिन एंड अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ FeCN6 ऑन द बेसिस ऑफ CFCA। क्या दिए इन्होंने FeCN6 3- FeF6 3-। अब यहाँ पे मेटल तो सेम है, डिफरेंस किसका आ रहा है लिगेंड का आ रहा है। एक में साइनाइड है और दूसरे में क्या है फ्लोराइड है। साइनाइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होने का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे पेयरिंग से। स्प्लिटिंग ज़्यादा ऐसे समझो आप, ये एक ये देखो कितना गैप आ रहा है, ये हो गया CN की वजह से। और अगर हम F की वजह से लें तो F वाले ने जस्ट यहाँ तक पुश किया, ये F की वजह से आ रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग क्या होती है हमारी, कम होती है। अब स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोअर लेवल पे ही रह जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग टेक्स प्लेस। पेयरिंग्स होने से तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसका जस्ट अपोजिट है फ्लोराइड। ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग देखो कम हुई, यहाँ पे स्प्लिटिंग कम है। स्प्लिटिंग कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब जनरल क्लियर हो गया हमारा दोनों का ये। अब यहाँ देखते हैं Fe किस में है, +3 में है, कैसे पता चला फिर से कर लेते हैं। FeCN6 3- लेट इट बी X, 6 साइनाइड लगे, साइनाइड पे -1 है, स्फीयर पे -3 है, CN -1 है, इसलिए मैंने यहाँ ये -1 लिखा है। X -6 = -3 तो X आ गया 3, तो Fe हमारा +3 में है यहाँ पे। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, 26 मीन्स 3d6 4s2, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए हैं तो ये क्या होगा, 3d5। तो यहाँ मैं आपको स्प्लिटिंग का समझाती हूँ, ये थोड़ा 1 2 3 4 5, 3d4s 4p। अब हमने कहा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग टेक्स प्लेस। अब CN की वजह से, CN SFL है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से यहाँ जंप करा दिया, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी यहाँ पे, ये हो गया। अब देखो वैकेंट करा लिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 6, तो ये आ गई आपकी D2sp3, इनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 3D को यूज़ किया है इसने। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं यहाँ पे, 1। अब यही पार्ट अगर हम F के लिए करें, Fe क्या था ये कॉम्प्लेक्स अपना, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा, FeF6 3-, F- क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर से हम Fe3+ के लिए लिखते हैं, 1 2 3 4 5 3d 4s 4p, और ये हो गया हमारा 4d। अभी तो पेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि वीक फील्ड है, स्प्लिटिंग कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं F वाले कहाँ जाएंगे, आउटर्स ऑर्बिटल्स में। तो इसने कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया है, 4d, तो ये बनेगा sp3d2 आउटर कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 5, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। समझ आया CFSC से कि देखो इसने कौन सा किया यूज़, 3D यूज़ किया, लो स्पिन इनर कॉम्प्लेक्स बना दिया, और उसने कौन सा यूज़ किया है, आउटर D यूज़ किया है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है उसका। देन क्वेश्चन नंबर 23, कंपाउंड A with molecular formula C4H9Br is treated with aqueous NaOH. The rate of this reaction depends upon the concentration of the compound A only. When another isomer B of this compound, which is optically active, treated with aqueous NaOH solution, the rate of reaction is found to be dependent on the concentration of B and NaOH. दोनों का स्ट्रक्चर लिखना है आपने और ये बताना है दोनों में से किस में रैसिमिक मिक्सचर मिलेगा।
अब ओके फिर से करते हैं इसको। कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H9Br मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस कंपाउंड ए का। ट्रीटेड विद एक्वस NaOH, NaOH के साथ इसको ट्रीट कराया है हमने। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ ए ओनली, तो रेट दैट इज डिपेंडेंट ऑन कंसनट्रेशन C4H9Br ओनली, इसी की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। व्हेन अनदर आइसोमर बी ऑफ दिस कंपाउंड, C4H9Br है बी, दैट इज एन आइसोमर ऑफ ए का आइसोमर है ये, ठीक है। इसको भी जब मैंने एक्वस NaOH के साथ कराया तो वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C4H9Br, ये बी वाला पार्ट, एंड द NaOH यानी कि न्यूक्लियोफाइल और RX दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई फिर, ये मेरी बाई मॉलिकुलर हुई, दो के पे डिपेंड कर रहा है। और ये एक वाली जो कौन सी है, ये हुई मेरी यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो रिएक्शन हो गई यहाँ पे SN1 SN2। रेट ऑफ अ रिएक्शन KRX डिपेंडेंट होते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द हैलोएल्केन पार्ट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड ए एंड बी, ए और बी का आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने से पहले समझते हैं यहाँ पे एल्काइल का रिएक्टिविटी सीक्वेंस इसमें क्या होता है, 3-2-1, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाले पार्ट पे। और यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है बेटा वो 1-2-3, ये स्टेरिक फैक्टर वाला पार्ट है हमारा यहाँ पे। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है क्या होगा। C4H9Br, पहले हम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, चेक करें, 3-3-6-3-9, C4 हो गया, H9Br हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर हम ये वाला बना दें इसका, 3-3-6-7 और स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, ये बनेगा 3-5-7 अब यहाँ देखो ये टर्शरी है, यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी है। तो कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ए का टर्शरी वाला, ये हो गया आपका एट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ए, ये हो गया टर्शरी क्योंकि मोर रिएक्टिव है। और लिस्ट रिएक्टिव इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला पार्ट लिस्ट रिएक्टिव है, तो आपका बी का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये, बिकॉज यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दोनों तरफ से जा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड विच वन विल बी कन्वर्टेड विद अ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर किस में आता है, तो जो हमारा ए वाला जो है SN1 में हमारा क्या आता है, रेसिमिक मिक्सचर, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो किस में आएगा रेसिमिक मिक्सचर वाला पार्ट, बी में। बी में क्या है, सॉरी बी वाला ऑप्शन में क्या आएगा आंसर, ए गिव्स रेसिमिक मिक्सचर। क्यों रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अ बोथ साइड। इट मीन्स यहाँ से भी वो OH अटैच हो सकते हैं, OH यहाँ से भी अटैच हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में वो कह रहा है अ 0.05 m NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohms in a conductivity cell at 298 Kelvin. If the cell constant of the conductivity cell is this much, find out the conductivity and molar conductivity. अब इसको ना फॉर्मूले को याद करने का सिंपल सा अपना फिजिक्स वाला ही तरीका है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। दिस वन इज अ सेल कॉन्स्टेंट, G स्टार कर लेते हैं इसको। रो तो पता ही है रेजिस्टिविटी, एंड R क्या है हमारा,
resistance. The 1 by rho, that is the kappa. Kappa is basically a conductivity part. तो ये हो गया 1 by rho, इसको इधर किया तो ये कितना आ जाएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस हो गया. अब वो कितना कह रहे हैं, सेल कांस्टेंट कितना है, 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स दिए. रेजिस्टेंस कितना है, 31.6 ओम्स. तो आपका कापा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0.116 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.116 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. इतना पार्ट हो गया. देन वो कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा बाय सी. अब ये सेंटीमीटर है, यहाँ मोल पर लीटर, तो पर लीटर को सीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्जन फैक्टर 1000 का लगाएंगे. 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी. कापा कितना आया है हमारा, 0.116 और मोलारिटी कितनी दी है, 0.05 मोल पर लीटर से मोल पर सीसी में करने के लिए हमने इसको 1000 से बेटा मल्टीप्लाई किया. जब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 232.28 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. प्लीज़ यूनिट का ध्यान रखना मोलर कंडक्टिविटी की. देन क्वेश्चन नंबर 25, राइट द प्रोडक्ट. ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन. दिस वन इज़ अ रायमंड टाइमन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है, रायमंड टाइमन रिएक्शन है. इसमें ऑर्थो इफेक्ट होता है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा यहाँ पे H+, तो ये आ जाएगा OHCHO. इसको हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, फिनोल टू सैलिसैल्डिहाइड, या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. सेकेंड पार्ट क्लीवेज ऑफ ईथर वाला पार्ट है. ये टर्शरी है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, मिथाइल है. HI के साथ हमने क्लीवेज किया, ये क्लीव यहाँ से होगा, तो ये आ जाएगा आपका टर्शरी पार्ट और ये आ गया आपका मिथाइल वाला पार्ट. थर्ड रिएक्शन 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओल दिया है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो OH के प्लेस पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या आ जाएगा, Cl. क्वेश्चन नंबर 26, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स. आपको डिस्टिंग्विश करना है बेटा पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on. अब यहाँ देखो मिथाइल कीटोन पार्ट आ रहा है CH3, तो कौन सा डिस्टिंग्विश होगा, आइडोफॉर्म. ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, NaOH+I2 लेंगे हम और क्या आएगा, येलो प्रेसिपिटेट. किसके बनेंगे येलो प्रेसिपिटेट, CHI3 के, जिसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म. तो किसी के भी स्ट्रक्चर में अगर आपको CH3CO पार्ट है एक्सेप्ट द एसिटिक एसिड, या उसके स्ट्रक्चर में सेकेंडरी अल्कोहलिक पार्ट है, तो वो क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है. बी पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड. अब फर्स्ट में उसने दिया है हमें NH2OH के साथ रिएक्शन विद NH2 कार्बोनाइल का रिएक्शन. तो ये रिएक्शन कौन सा है, कंडेंसेशन अमोनिया, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल with ammonia and its डेरिवेटिव. कार्बोनाइल को अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के साथ हम करते हैं तो ये कंडेंसेशन हो जाएगा. pH बेस्ड रिएक्शन है ये, और ये इस तरह से आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाता है. जेट इज़ द एनी ग्रुप HOH जो भी पार्ट हमने लिया है यहाँ पे. स्मॉलर द कार्बोनाइल पार्ट फास्टर द रिएक्शन. अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है,
एसिटल्डिहाइड, देन है फिर एसीटोन, फिर सबसे बिगर कौन सा है, मिथाइल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने आंसर देना है, तो इट मीन्स लिस्ट रिएक्टिव टू मोस्ट रिएक्टिव। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हुआ, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। उससे ज़्यादा कौन सा होगा, एसीटोन, और उससे ज़्यादा कौन सा होगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO होता है, एसीटोन इज अ प्रोपेनॉन पार्ट। देन सेकेंड पार्ट इसी का ही, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड है, इथेनोइक एसिड में एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपैरिजन टू अल्कोहल। और इथेनॉल एल्डिहाइड में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, इथेनोइक में, और सबसे कम हुआ इथेनॉल। इंक्रीजिंग में लिखना है, सो इथेनॉल, देन इथेनॉल, एंड देन इज द इथेनोइक एसिड होगा बेटा। वीक फोर्स, और ये क्या हुई, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर हुआ इतना पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, एनोड का रिएक्शन Pb प्लस सल्फेट, सल्फेट कहाँ से है, सल्फ्यूरिक एसिड से, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, गिव्स PbSO4, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैथोड PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 प्लस 2H2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन डिस्चार्जिंग की आ जाएगी बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 28 ए पार्ट, नेम द लिंकेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कौन से लिंकेज है, दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड लिंकेज है। डीएनए में कौन सी लिंकेज है, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। देन बी पार्ट, एनीमिया किसकी वजह से होगा, पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12 एंड द रिकेट, दैट वन इज बिकॉज ऑफ द विटामिन डी की वजह से। सेक्शन डी पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, arrange the all bases from serial number 1 to 6 in the increasing order of basic strength. Basic strength आपको पीके वैल्यू गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली आपने बेसिक स्ट्रेंथ का अरेंजमेंट करना है। देखो अभी हमने किया था एसिड के केस में कि एसिड से एनायन बना, तो बेस का जब होगा तो बेस से क्या बनेगा आपका यहाँ पे कैटायन एंड OH माइनस, तो मोर आयनाइजेशन होगा, मोर आयनाइजेशन, तो के वैल्यू ज़्यादा होगी, के वैल्यू ज़्यादा होगी तो PKB वैल्यू क्या हो गई, कम। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये करैक्टरिस्टिक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो दैट PKB क्या होगी, उसकी इन्वर्स होगी। ज़्यादा PKB तो मीन्स वीक बेस। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इट मीन्स वीक बेस टू स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है, देखो 11.27 है, तो ये हो गया आपका पायरोलिडाइन। 11.27 के बाद वैल्यू आ रही है 10.98 डाई इथाइल एमाइन। 10.98 के बाद आ रही है 10.76, ये हो गया ट्राई इथाइल एमाइन। 10.76 के बाद आ रही है 10.75,
इथाइल एमाइन, देन आ रही है फिर 4.63 एनिलीन, एंड देन इज अ 1.3 पायरिमिडाइन। अगर PKB ज़्यादा है तो बेसिक करैक्टर कम होगा। अब क्वेश्चन पे फोकस करो। इन्होंने हमें क्या दिया, pKa ऑफ द कंजुगेटेड एसिड, तो ये बेस है, बेस का कंजुगेटेड एसिड प्लस OH माइनस, ये पार्ट है। इन्होंने इसकी हमें pKa वैल्यू दी है, तो pKa वैल्यू अगर मान लो ज़्यादा होगी, pKa वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड है। अब इस ट्रेंड पे आ जाओ, अपने इस वाले ट्रेंड पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे इन दो एक्सपेरिमेंट्स के हम ले लेते हैं, ये pKa वाला पार्ट का अरेंजमेंट है हमारा। एक एसिड है जिसकी pKa जो है 11.27 है, दूसरा है 1.3, ये वैल्यू हाई है, ये वैल्यू कम है। 11.27 का मतलब क्या है कि ये क्या हुआ, वीक कंजुगेट एसिड, और ये क्या हुआ, इसकी कम है, तो ये हुआ आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ये पार्ट हुआ। अब है, अगर ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एज पर द कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक। अब यहाँ देखो अपने स्टैंड पे 11.27 की pK वैल्यू जाती है वीक कंजुगेट एसिड, इट मीन्स यहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसका बेसिक पार्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हम बेसिक करैक्टर की बात करें यहाँ पे, तो बेसिक करैक्टर का मतलब क्या है कि कंजुगेट एसिड वाला, क्योंकि डाटा हमें गिवन है कंजुगेट एसिड, उसका pKa क्या होना चाहिए, अगर उसको वीक बनाना है तो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वीक कंजुगेट एसिड। और अगर वो वीक कंजुगेट एसिड हुआ तो उसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ, इसका हुआ, और सबसे वीक स्ट्रॉन्ग बेस किसका हुआ, इसका हुआ। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, इसको बेसिक करैक्टर के लिए हम ट्रेंड क्या लिखेंगे, पिरिमिडीन, pKa है इसकी 1.3, देन इज द एनिलीन, इथाइलेमाइन, देन इज द ट्राईइथाइलेमाइन, फिर आ गया ये डाई इथाइल एमाइन, और सबसे स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा हो गया, पायरोलिडाइन। क्लियर हुआ। ये pKb नहीं दी थी बेटा, यहाँ पे pKa वैल्यू दे रखी है हमें। देन सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस कौन कौन से फैक्टर हैं, प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, जिसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द स्टीरिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर बेटा 30। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन, इस इक्वेशन में आपको गिवन है, और आपको ये निकालना है। तो पहले हम ये वाला पार्ट समझते हैं। इस ग्राफ में देखो, ये टोटल जो है दैट इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ये जो पार्ट रह गया दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मान लो ये बैरियर जो है 10 किलो जूल का है, और आपके पास 4 किलो जूल यहाँ पे है, तो ये कितना होगा, 6 किलो जूल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। लोगरिथम ऑफ
K 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन T हमें गिवन है और हमें एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है? लॉगरिथम ऑफ K log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 R। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो देखो ये वाला पार्ट इसके इक्वलेंट हो गया, तो इट मीन्स EA अपॉन 2.303 R दैट इज इक्वल टू 1.25 10⁴ अपॉन T। ये पार्ट आ गया यहाँ पे अपना, तो T कैंसिल आउट हो गया। EA पार्ट कितना हो गया यहाँ पे? EA इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 R। R की वैल्यू हमें दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो R की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे 1.25 इंटू 10⁴ टू 2.303 इंटू 8.314, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 23.93 जूल पर मोल। इसको आप किलो जूल इंटू 10⁴, इसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देन सेकेंड पार्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। थर्ड पार्ट, द रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड द आर्हीनियस कांस्टेंट आर गिवन हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट टेम्परेचर जब है इन्फिनिटी हो? फिर से हम आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं, log ऑफ के इक्वल टू log ऑफ ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब अगर जब T अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी रखोगे किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो क्या जाता है? 0 हो जाता है। तो इट मीन्स ये एलिमिनेट हो गया ये वाला पार्ट। तो log ऑफ के हो गया log ऑफ ए के इक्वल, विच इज़ अ फ्रिक्वेंसी फैक्टर, रेट कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि जितने कॉलिजन्स हो रहे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एट रूम टेम्परेचर जो कॉलिजन्स होते हैं 10⁻25 से 28, और इट मीन्स सारी की सारी रिएक्शंस क्या होंगी? फिर एक्सट्रीमली फास्ट हो जाएंगी। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का ऑप्शनल, गिव 2 कंडीशन टू फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन्स के लिए आपने 2 कंडीशंस बतानी है। इफेक्टिव कॉलिजन्स कब होंगे? जब पार्टिकल्स के पास, रिएक्टेंट्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी कोलाइड करने के लिए, जितने रिक्वायर्ड है, यानी कि एनर्जी बैरियर क्रॉस हो रहा है विद प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए उनका, तभी जो है कॉलिजन्स क्या होंगे? इफेक्टिव होंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन ई पे। 31 ए पार्ट, वो कह रहे हैं अ सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स बॉयल्स एट टेम्परेचर मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ देम। लाइक रिएक्टेंट है हमारे पास, एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट वाला पार्ट कर लेते हैं। डिसोल्यूशन से हमारा सॉल्यूशन बन गया इन दोनों को मिक्स करके, जिसमें क्या हो रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट करके बना है ये, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर हाई है, तो इट मीन्स ये बॉन्ड क्या होगा? इनके बीच में वीक बॉन्ड होगा, और इन दोनों के इंटरेक्शन से जो बना है ये बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वीक टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ रहा है, इट मीन्स solute solvent interparticle force, that one is stronger than that of solute solute, या आप ये कह लो solvent solvent interaction से वो strong है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हुआ हमारा? ये नेगेटिव डेविएशन होगा इस केस में, हो गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शॉन?
नेगेटिव। गिव वन एग्जाम्पल फॉर सच अ मिक्सचर, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मिनरल एसिड HNO3 विद HCl ले लो आप, या फिर आप एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म ले लो। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें नेगेटिव डेविएशन है या क्या पार्ट है, पॉजिटिव डेविएशन है? अगर जो है बॉन्ड वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड बन रहा है, क्रिएट हो रहा है दो के बीच में, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव डेविएशन का केस हो जाता है। या फिर एक हम ऐसे केस ले लेते हैं कि एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, लाइक एनिलीन विद सम ल्यूविस एसिड, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन का केस हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं ग्राफिकली आपको इसको शो करना है, तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पार्ट, रोल्स लॉ का ग्राफ क्या है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है इसका। वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट्स लिए हमने, XA XB, ये इनका मोल फ्रैक्शंस हो गए। और एजम्पशन क्या है रोल्स लॉ की, एजम्पशन है रोल्स लॉ का बेटा कि P0A इज लेस देन दैट ऑफ P0B, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A इज लेस देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट B। ये P0A हो गया, ये P0B, ये हमारा रोल्स लॉ का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया PA, ये हो गया PB, और ये हो गया PS इक्वल टू PA प्लस PB। अब नेगेटिव डेविएशन मीन्स इससे कम आ रही है वैल्यू, तो ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है B, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन का इक्विमोलर मिक्सचर है, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, n इक्विमोलर। फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंपोजिशन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आपको कैलकुलेट करना है। और P0 गिवन है बेंजीन, और इसका बेंजीन का है 600 mm Hg और टॉलिन का है 200 mm Hg। अब मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज क्या होगा, इन सॉल्यूशन फेज या एक्वस फेज में, number of moles of benzene upon number of moles of benzene plus number of moles of toluene, तो ये हो गया n plus n by 2n 1 by 2, that is 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.5 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कितना होगा, 1 minus 0.5, ये भी 0.5 ही आएगा। अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय बेंजीन, प्योर बेंजीन का, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे हैं, P0 कितना है 600, मोल फ्रैक्शन इज 1 by 2, तो ये आ गया 300 mm Hg। प्रेशर एक्सर्टेड बाय टॉलिन कितना होगा यहाँ पे, P0 200 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन 1 by 2, ये आ गया 100 mm Hg। अब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बेंजीन के लिए करते हैं, वाई सिंबल भी यूज़ करते हैं इसके लिए हम, तो दैट इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय बेंजीन अपॉन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बेंजीन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टॉलिन, टोटल प्रेशर।
तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय बेंजीन कितने हैं 300 प्लस 400, ये आ गया आपका 300 अपॉन 400 दैट इज़ 3/4, तो ये आ जाएगा 0.75। टॉलिन का कितना होगा मोल फ्रैक्शन फिर इन वेपर फेज 100 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा 0.25, सॉरी 1 माइनस 1.0 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा 0.25। देन और पार्ट, और में फर्स्ट है टू volatile and miscible liquids can be separated by fractional distillation into pure component। दो volatile and miscible liquids है, उनको fractional distillation की हेल्प से हम सेपरेट कर पा रहे हैं। आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और किसके लिए एप्लीकेबल? दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन के जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होंगे जिनको आप सेपरेट आउट कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रोल्स लॉ को ओबे करें, रोल्स लॉ को फॉलो अप करें, डेल्टा एच मिक्सिंग जहाँ पे 0 हो, जहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है, एंड सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ क्या है? इंटरमोलिकुलर का सेम है। अब अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, तो ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एजियोट्रॉप्स बनते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स है, इनमें सेपरेशन नॉट पॉसिबल, सेपरेशन इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं होगा। देन सेकेंड पार्ट, वो कह रहे टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म टू कंपाउंड्स AB2 एंड AB4 बना रहे हैं। व्हेन डिजोल्ड इन बेंजीन का इन्होंने अमाउंट दिया, दोनों के दोनों कितने इसमें डिजोल्व हो रहे हैं? 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1 ग्राम ये है, 1 ग्राम ये है। डेल्टा TF दिया है इसका 2.3 के, और AB4 के लिए दिया है 1.3 के, एंड द KF वैल्यू दी है हमें 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपको एटॉमिक मास निकालना है A और B का। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये KF M के। अब यहाँ पे डेल्टा TF कितने हैं? 2.3, KF कितने हैं? 5.1। मोलैलिटी क्या होती है? W2/M2 इंटू 1000 बाय W1। सो W2 कितना ग्राम है? 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है हमें। देन 1000 एंड W1 कितना गिवन है? 20 ग्राम। तो यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा AB2 वाले का। कैलकुलेट करोगे जब आप, तो ये मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 110.86 ग्राम पर मोल। ओके, अब दूसरे वाले पे करते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF M दैट इज KF W2/M2 इंटू 1000 बाय W1। डेल्टा TF कितना है इसके लिए? 1.3 है। KF कितना है? 5.1। W2 कितना है? 1 M2 इंटू 1000 बाय 20। जस्ट इसी पार्ट का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, बाकी सारी वैल्यूज़ सेम है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आ रहा है 196.15 ग्राम पर मोल। इतना पार्ट हो गया हमारा। अब देखो AB2 का मास इतना आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकती हूँ A+2B इक्वल टू 110.86, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A+4B टू 196.15। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.57 ग्राम और B की वैल्यू आ जाएगी 42.64 ग्राम। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन से कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। देन क्वेश्चन नंबर 32,
A part, transition metals have very high melting point. Out of chromium and iron, which one has higher melting point and why? Transition metals, they have very high melting point. हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटल मेटल बॉन्डिंग है. मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों है उनमें? क्योंकि उनका स्मॉल साइज है एंड दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड में वो कह रहे हैं क्रोमियम और आयरन में से किस में हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा. क्रोमियम 24 है, आयरन इज 26, तो ये हो गया 3d4 4s2, जिसको आप लिखते हो 3d5 4s1 एंड दिस वन इज 3d6 4s2. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है? मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी. बी पार्ट, नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई इज इट स्टेबल इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट. अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कौन सा एलिमेंट है? सीरियम, Ce4+. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसकी क्या आ जाएगी? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. So this one is stable. C part, Mn2+ is much more resistant than Fe2+ towards the oxidation. अब Mn और आयरन का कंपैरिजन है. देखो Mn के है 3d5 4s2, Fe है आपका 3d6 4s2. Mn2+ बना 3d5 और Fe2+ बना 3d6. ये क्या है? आपकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. सो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल. इट मीन्स Mn2+ से Mn3+ नहीं जाएगा वो इजीली, बिकॉज यहाँ 3d5 है और यहाँ 3d4 है. नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली. Fe2+ है 3d6, एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दे तो Fe3 में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे जाके इसकी हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है. तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन यहाँ होगा और यहाँ नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. डी पार्ट, हाउ डज द कन्वर्जन ऑफ Na, ये प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 का स्टेप है. प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7. दिस स्टेप इज अ pH बेस्ड स्टेप. Na2CrO4 है. दिस वन इज सोडियम क्रोमेट कहते हैं बेटा इसको. इसका कलर क्या है? येलो इन कलर. किस में चेंज हो रहा है? सोडियम डाइक्रोमेट में. डाइक्रोमेट विच इज ऑरेंज इन कलर. तो pH हम <7 करेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 32 ई पार्ट, आपको स्कैंडियम, कोबाल्ट और क्रोमियम के आयंस दिए हैं और वो कह रहे हैं स्कैंडियम जो ट्राइवेलेंट है वो कलरलेस है. तो 3D सीरीज हम बाय हार्ट लर्न कर लो बेटा. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. स्कैंडियम 21 होता है, जिंक 30. अब स्कैंडियम 21 मतलब 3d1 4s2. स्कैंडियम 3+ कितना हो जाएगा? सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी. दैट इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है. क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 4s2. Cr3+ कितना हुआ? 3d3. तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. कोबाल्ट हुआ हमारा 3d7 4s2 और यहाँ पे हमें करना है CO2+ डाइवलेंट. तो ये इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 है टोटल इलेक्ट्रॉन. तो 7 इलेक्ट्रॉन में से अनपेयर्ड कितना होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास. अब
स्कैंडियम 3+ वो कह रहा है कलरलेस है, कलरलेस है इसका मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है, इट डजेंट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर। नेक्स्ट ए क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 का समझते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन। पहला पार्ट MnO2 से किस में जाता है, ये K2MnO4 में, K2MnO4 से देते हैं बेटा KMnO4। MnO2 क्या है, नाम इसका पायरोलिसाइट, ओर ऑफ मैग्नीज है ये, एंड इसका कलर क्या है, ब्लैकिश ब्राउन। दो ही प्रिपरेशन है अपने सिलेबस में, KMnO4 और K2Cr2O7 की, दोनों का कलर कोड अच्छे से मेमोराइज कर लो आप। ये क्या है, पोटाशियम मैग्नेट, पोटाशियम मैग्नेट है, डार्क ग्रीन इन कलर, और ये अपना क्या बन रहा है, पोटाशियम पर मैग्नेट जिसका कलर है पर्पल। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वो कह रहे हैं अ ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड सॉलिड ए कोई ब्लैकिश ब्राउन सॉलिड है, when fused with alkali metal hydroxide in presence of air, alkali metal hydroxide in presence of air किया हमने, तो ये क्या दे रहे हैं, बी कंपाउंड दे रहे हैं विच इज डार्क ग्रीन इन कलर, कह रहे हैं बी का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये कंपाउंड सी दे रहा है विच इज़ पर्पल इन कलर। आइडेंटिफाई A, B, C और उनका रिएक्शन लिखना है। अब यहाँ देखो ब्लैकिश ब्राउन है तो ये MnO2 हो गया, डार्क ग्रीन है K2MnO4 हो गया, तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, KOH विद O2, और C अपना क्या हो गया यहाँ पे KMnO4। ओके, बी पार्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अ स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई with increase of atomic number। consequences क्या हैं इसके, similar identical radii, separation difficult, identical chemical properties, क्वेश्चन नंबर 33, आपको दो रिएक्शंस बतानी है, क्लेमेंजन रिएक्शन एंड कैनिज़ेरो। क्लेमेंजन रिएक्शन क्या होती है, कार्बोनाइल चेंजेस टू हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमेल्गम एंड HCl। एसीटोन ले लेते हैं हम, एसीटोन को जिंक एमेल्गम HCl के साथ किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्रोपेन में। तो एक तरह से कन्वर्जन टिप भी हो गया हमारे लिए ये, कि अगर हमें कार्बोनाइल से हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो हम क्लेमेंजन से कर लेंगे। नेक्स्ट है कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन है। कौन से कार्बोनाइल कैनिज़ेरो देंगे, जिनमें एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन
क्या होती है, लाइक मैं इथेनॉल ले लूँ, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये फर्स्ट कार्बन इज़ द अल्फा कार्बन और ये होगी अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपका कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर मैं इसी कंपाउंड में इस तरह से इसका कर दूँ स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन के प्लेस पे 3 मिथाइल लगा दूँ, अब अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मीन्स इसमें कैनिज़ेरो हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सनट्रेटेड एल्केलाई की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब देखो अल्कोहल है, अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो ये किस में चला जाएगा, कार्बोनाइल में, कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है आपकी। अब अगर ये कार्बोनाइल की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक, रिडक्शन करने पे अल्कोहल, दोनों प्रोडक्ट दे सकता है। तो दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के कार्बोनाइल in the presence of concentrated alkali changes to alcohol and carboxylic acid। कि ये मेरा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई डाला तो ये अल्कोहल और COO के, अगर यहाँ पे मैंने KOH लिया है। फर्स्ट एग्जांपल इसका एक ले लेते हैं, HCHO 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली लिया हमने, तो इस पार्ट से तो कोई फ़र्क नहीं, जस्ट ये चेंज हो रहा है। तो HCH2OH प्लस HCOO के, ऐसे अगर आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लो तब भी चेंजेस कहाँ होंगे, इस पार्ट में दिखाने हैं। KOH ये आ जाएगा, CHO के प्लेस पे अल्कोहल एंड CHO के प्लेस पे COO के पार्ट। देन बी रिएक्शन, बी क्वेश्चन है इसका, बी पार्ट। कन्वर्जन है प्रोपेनोन टू प्रोपीन। प्रोपेनोन ये हो गया एसीटोन एंड प्रोपीन इज ये पार्ट। यहाँ पे कैसे होगा ये, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देते हैं। NaBH4 ले लिया हमने, ये आ गया OHC। अब क्या करेंगे, कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये एल्कीन। कैसे वाटर रिमूव हुआ ये समझो यहाँ पे आप बेटा, CH2H OH और H चला गया और ये डबल यहाँ, यानी कि जब एलिमिनेशन होता है तो सिंगल से डबल हो जाता है वो। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट वो कह रहे हैं इथाइल बेंजीन से आपने कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। इथाइल बेंजीन ये हो गया और बेंजोइक एसिड हमारा ये पार्ट। अब यहाँ देखो बेंजाइलिक कार्बन है विद बेंजाइल हाइड्रोजन, तो मीन्स कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो जाए, जब तक यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तब पूरे का पूरा चेन ग्रुप जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एल्केलाइन KMnO4 किया KOH के साथ, तो ये आपका आ गया COOK, और यहाँ पे जब इसको H+ करोगे तो ये COOH आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन इथेनॉल टू ब्यूट 2-ene-L। अब यहाँ देखिए पहले थोड़ा सा इसका कन्वर्जन टिप। इथेनॉल इज द कार्बोनाइल, कार्बोनाइल से बाई फंक्शनल आ रहा है, यानी कि ऐसा आ रहा है कि डबल भी है CHO भी है, OH है CHO है, ओके OH है COOH है, OH है OH है, तो ये जितने भी कन्वर्जन होंगे ये सारे कैसे होंगे, एल्डोल के थ्रू होंगे। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, ये एल्डोल के कार्बोनाइल को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करने जिसमें डबल बॉन्ड भी है, एल्डिहाइड भी है, या फिर इस तरह का कंपाउंड है जिसमें OH है और CHO है, या OH मीन्स आपको मैंने 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं यहाँ पे। अब इथेनॉल CH3CHO ब्यूट 2-ene-L ये हो गया। कौन सा रिएक्शन मैंने कहा यहाँ पे होगा, एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन, 2 कार्बोनाइल्स मुझे चाहिए, दोनों में से एटलीस्ट 1 मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैसे बनेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे बनेगा।
मीन्स 2 कार्बोनाइल एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं यहाँ पे और एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे। डाइल्यूट एल्कलाई की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन समझते हैं। इथेनॉल विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, ये तो सेल्फ हो गया, सेम ही से रिएक्ट करा रहे हैं। ओरिएंटेशन देखो कैसे प्रोडक्ट का है, CH3CHO इस तरह से लिख देते हैं। इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और अल्फा कार्बन यहाँ पे, ये आ गया एल्डोल। कैसे लिंकेज कराई मैंने, अल्फा कार्बन ने बॉन्ड बनाया कार्बोनाइल कार्बन के साथ और अल्फा हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ। हीट किया, वाटर रिमूव, CH3CH, इसने OH दिया तो एडजस्टेंट कार्बन क्या दे रही है, H, रिमूव हुआ है तो ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया ब्यूट-2-ईन L। ठीक है, जब भी हम कुछ रिमूव करते हैं तो सिंगल से डबल कहाँ से रिमूवल हुआ है, यहाँ से अल्फा से हाइड्रोजन गई है और बीटा से OH गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और पार्ट। HVZ रिएक्शन, हेल्वलेड जेलेंस्की रिएक्शन, CH3CH2COOH Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, अल्फा हाइड्रोजन हट के वहाँ पे क्या लग जाएगा, हैलोजन, तो ये आ गया अल्फा हैलो एसिड। इट मीन्स अगर IUPAC नेमिंग करें तो ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। बी पार्ट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, 2 मॉलिक्यूल चाहिए हमें, 2 डिफरेंट के बीच में होगा। जैसे यहाँ पे मैंने इथेनॉल विद इथेनॉल किया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इथेनॉल विद प्रोपेनॉल। डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे यहाँ पे, 4। सेल्फ के 2, क्रॉस के भी 2। अब क्रॉस के 2 कैसे बनेंगे, एक बार तो फर्स्ट कंडीशन में हम इसको लेफ्ट में रखते हैं, इसको राइट में, दूसरे वाले में इसको लेफ्ट में रख लेते हैं, इसको राइट में। तो पहले ए वाला प्रोडक्ट देखो कि मैंने CH3CHO को लेफ्ट में रखा है, ये हो गया CH3, और राइट में मेरा क्या है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का हाइड्रोजन यहाँ पे, और बाकी अल्फा वाला पार्ट रिएक्ट करेगा, दूसरा नहीं करेगा बेटा। बी वाला पार्ट केस में क्या है, मैंने प्रोपेनॉल को राइट में रखा है और इथेनॉल वाले पार्ट, प्रोपेनॉल को लेफ्ट में रखा और इथेनॉल को राइट में रखा है, तो ये आ गया आपके 2 क्रॉस के प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन बी, वो कह रहे हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C9H10O है जिसको आप DNP के साथ 2,4-DNP के साथ कर रहे हो तो ये रिएक्शन दे रहे हैं, टोलेंस के साथ भी रिएक्शन दे रहे हैं, ये कैनिजेरो के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और इसका जब आप विग्रस ऑक्सीडेशन करोगे, विग्रस ऑक्सीडेशन, तो ये दे रहा है 1,2-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें कहीं ना कहीं हिंट दिया है, तो हमें यहाँ पे एक क्लू दिया है कि ये कोई कंपाउंड है ए जिसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ऐसे ग्रुप लगे हैं बेंजीन के साथ जो COH में कन्वर्ट हो गए। अब थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं, 2,4-DNP दे रहा है तो इट मीन्स इसमें कार्बोनाइल है, टोलेंस दे रहा है तो वो एल्डिहाइड है, कैनिजेरो दे रहा है जो है 6 से ज़्यादा कार्बन है तो इट मीन्स इसमें बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग की प्रेजेंस तो हमें यहाँ प्रोडक्ट से भी पता चल गई। तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया हो गया कि ए के स्ट्रक्चर में ये पार्ट तो है और मुझे सेकंड पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। अब थोड़ा इसको यहाँ समझो बेटा, मुझे इतना स्ट्रक्चरल क्लू मिल गया है और इसका मुझे पता करना है। तो यहाँ कितना फार्मूला बना, 6N1C7H कितना हुआ
1 2 3 4 5H5O। कितना फार्मूला गिवन था मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O, बैलेंस पार्ट क्या रहेगा C2H5, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा C2H5, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे C2H5। इट मीन्स ये कंपाउंड है 2 इथाइल बेंजेल्डिहाइड। आइडेंटिफाई कर लिया कंपाउंड आपने। अब इसका रिएक्शन लिखना है 2,4-DNP NH2NO2 DNP का रिएक्शन करना है, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन्स गए, तो ये आ गया हमारा हाइड्राजोन। हो गया पहला रिएक्शन। टॉलेंस, टॉलेंस क्या होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन करोगे तो क्या आएगा सिल्वर मिरर और सॉल्ट इसका Ag, ये आ गया सिल्वर मिरर या ग्रे प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हो, प्लस अमोनिया। कैनिजेरो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई KOH ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है इसका COOK प्लस CH2OH C2H5। इस तरह से करके हम वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं। सो पेपर कंप्लीट। ऑल द बेस्ट बेटा।